नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी है। मैं लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 10 में गणित विषय के अध्याय 4 अर्थात द्विघात समीकरण को पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं पहले भाग में कुछ बातों पर चर्चा करूँगा। वे इस प्रकार हैं। पूर्व ज्ञान पर थोड़ी सी बात करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का मानक रूप दर्शाऊंगा और द्विघात समीकरण की जांच करना बताऊंगा। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण का हल करेंगे और उसके बाद में द्विघात समीकरण का निरूपण भी करेंगे, बनाना सीखेंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की जांच भी करेंगे और कुछ प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं अध्याय 2 के अंतर्गत आपने अध्याय 2 में बहुपद पढ़ा था आपने, और बहुपद में ही आप लोगों ने द्विघात बहुपद भी पढ़ा था। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार होता है ax² + bx + c, और इसके शून्यकों को भी आपने समझा था। शून्य क्या थे? चर यहां पर x चल रहा है, अर्थात चर के वे मान जो इस बहुपद को शून्य बना दें, संतुष्ट करना कहते हैं इसे शून्य बना दें, तो ये हमारे शून्यक हैं। तो इसी बात को हम अब आगे बताएंगे आपको। तो अब बच्चों हम आप लोगों को द्विघात समीकरण की परिभाषा देंगे और द्विघात समीकरण का मानक रूप भी आपको दिखलाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर x में एक द्विघात समीकरण इस रूप का होता है, अर्थात ax² + bx + c = 0 इस रूप का होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और x से रहित पद c है। और यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिए x की घटती हुई घातों में, अर्थात x की घात 2, 1 और x की घात 0 भी यहाँ कह सकते हैं। किसी चीज की घात 0 का मतलब 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा द्विघात समीकरण का ये रूप है, इसी को हम मानक रूप कहेंगे। और आपको यहाँ पर कोई भी समीकरण अगर इस रूप का मिलता है, उसमें अधिकतम घात 2 होती है, तब ये हमारा द्विघात समीकरण। एक आगे बात और लिखिए, देखिए a is not equal to 0, a 0 के बराबर नहीं है। ऐसा देखिए इसलिए लिखा हुआ है, यदि a को आप 0 रख देंगे यहाँ पर, तो 0 और x² का देखिए यहाँ पर जब गुणा होगा तो ये पद गायब हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक रैखिक ये तो 0 से गुणा होके 1 हुआ, तो ये आपको यहाँ पर रैखिक समीकरण मिल गया जिसकी घात 1 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। इसीलिए ये शर्त दी जाती कि ये शर्त अवश्य है कि x² का गुणांक 0 नहीं हो सकता, x की घात 2 का गुणांक 0 नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले हमारे पास सपोज कीजिए कि ये एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो पहले हम इसको घटती हुई घातों के रूप में, जो इसका मानक रूप है उस रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2x² - x + 2 = 0, घात घटते हुए क्रम में। और यहाँ पर अब देख सकते हैं इसकी तुलना हम अपने व्यापक रूप से करेंगे, मानक रूप से करेंगे, तो पाएंगे यहाँ पर a का मान कितना है? 2 है, b का मान यहाँ पर -1 है और c का मान यहाँ पर 2 है। तो बच्चों ये द्विघात समीकरण है। अब मान लीजिए कोई समीकरण आपको इस तरह का भी मिल गया, ये देखिए मिल गया, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? यस, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x² का गुणांक 1 है। ये अवश्य ये शर्त है बच्चों, देखने से आपको यहाँ पर
ये ऐसा इससे तुलना कीजिए तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान देख सकते हैं आप 1 है और b का मान यहाँ पर 0 है। देख रहे हैं x का गुणांक है ही नहीं और c बराबर यहाँ पर 2 है। तो ये द्विघात समीकरण होगा जिसको कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जांच करेंगे द्विघात समीकरण की कि द्विघात समीकरण है या नहीं। सबको बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपेंड करके इस रूप का लेकर के आएंगे और तब ABC अगर उसमें मिल रहे हैं, A अवश्य मिलना चाहिए, x² का गुणांक अवश्य होना चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, अब हम एक प्रश्न यहाँ पर दिया है और इसकी जांच करेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे देखिए, इसकी घात को खोलेंगे और बराबर पर 0 बनाते हुए सारी चीजों को बाईं तरफ लाएंगे। तो a प्लस बी होल वर्ग का सूत्र लगाइए यहाँ पर, अर्थात x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर का चिन्ह है, 2 से गुणा कीजिए, अंदर ब्रैकेट खोलिए, सो 2x माइनस 6, पक्षांतर कर लीजिए सभी चीजों को इधर और उस तरफ में 0 रखिए। तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। देख सकते हैं बच्चों 2x ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही 2x हैं, चिन्ह विपरीत हैं, कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास बच गया x² प्लस 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण होगा? चलिए इसको हम तुलना कर लेते हैं व्यापक समीकरण से। तो मानक रूप हमारे पास bx प्लस c बराबर 0 था। अब यहां पर देखिए हमारे पास a बराबर कितना दिया हुआ है, 1 है, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, तो अर्थात 1 यहाँ पर a है। x का गुणांक यहाँ पर b है, परंतु हमें यहाँ पर x का पद नहीं ज्ञात है, नहीं दिया हुआ है, अर्थात 0 रहा होगा। तीसरी बात देखिए, x से रहित पद c और उसका मान यहाँ पर कितना, प्लस 7 दिया हुआ है। अर्थात दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा, दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण होगा। तो समीकरण x माइनस 1 घात 2 बराबर 2x माइनस 3 एक क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। समझ में आ गई ना बच्चों बात? इस तरह से हम किसी भी समीकरण को व्यापक रूप से पहले उससे सरल करके व्यापक रूप से तुलना करेंगे और ABC के मान यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर x की घात 2 अवश्य होना चाहिए, क्योंकि x की घात 2 ही हमारा क्या है, द्विघात समीकरण में 2 घात होने से तात्पर्य रखता है। अब देखिए समीकरण में यहाँ पर आपको एक बात और यहाँ पर ध्यान देनी है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों देखिए यदि a बराबर 0 हो जाता तो यहाँ पर व्यापक रूप हमारा bx प्लस c बराबर 0 है, जिसमें हम आप लोगों को बताएं यदि a 0 हो जाएगा तो 0 से गुणा होने के बाद आप देख सकते हैं कि यह रैखिक बन जाएगा। तो रैखिक बन जाएगा अर्थात ये द्विघात रह ही नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब आपको हमने ध्यान दीजिए पीछे जब बताया कि मानक रूप ये होता है और इसमें आपको सामने ये बात लिख दी गई, इसका तात्पर्य है कि a का मान 0 नहीं हो सकता। a का मान 0 अर्थात x² का गुणांक 0 नहीं हो सकता। इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर x² का गुणांक 1 था। अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण को हल करना। तो हल करने में हम सबसे पहले गुणनखंड विधि देखेंगे। गुणनखंड विधि, हमारा द्विघात समीकरण यदि गुणनखंड से हल हो जाए तो हम ये तरीका अपना लेते हैं। आगे भी और तरीके हैं, हम उनको आपको अगले भाग में बताएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से समीकरण का हल बताने जा रहे हैं आपको, जिसमें देखिए घात 2 है, अर्थात यहाँ पर
x के दो हल होंगे। बच्चों इन्हीं दोनों हल को हम जब यहाँ पर सरल करके लास्ट में बताएंगे, समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको हम मूल पुकारेंगे। हल को दो यहाँ पर मूल होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो गुणनखंड करने का तरीका आपने क्लास 9th में भी सीखा था। देखिए आसान सी बात है, इन दोनों पदों का गुणन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, √2x² और 5√2, अर्थात ये मिल गया हमें 10x की घात 2। अब 10x² के दो ऐसे गुणनखंड जिनका योग यहाँ पर प्लस है, इसलिए देखिए जिनका योग कितना हो, 7 हो। आसान सी बात है, आप सबको जरूर ये ज्ञात है। 5x और 2x देख सकते हैं, 5x और 2x का योग कितना हो जाएगा, 7, जो कि हमारा यहाँ पर आवश्यक है। तो गुणा करने पर वही 10x² आएगा। अब देखिए इस जगह पर गुणनखंड आपको साथ साथ मेरे ध्यान दीजिए, 7x की जगह पर हम यहाँ पर इन दो गुणनखंडों को 7x को विभाजित कर दिया, कितना, 5x प्लस 2x। और बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर अब आप क्या करते थे, दो दो के जोड़े बना लेते थे, 4 पद हो गए, 2 ये और 2 ये। इन दोनों में से देखिए आपको उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, x मिल रहा है कॉमन। तो x कॉमन लेंगे, x से विभाजित करेंगे, √2x आ जाएगा और यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बंद करते हैं, इन दोनों पदों में यहाँ पर चूंकि इस ब्रैकेट में √2x आया है प्लस 5, तो यहाँ भी √2x प्लस 5 आएगा। और ध्यान दें √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है, 2। तो इस 2 में 2 बार √2 लगा हुआ है, दोनों में से √2 कॉमन ले लीजिए, √2 से भाग करने पर यहाँ पर से आ जाएगा √2x और यहाँ से 5 बराबर पर 0। दोनों यहाँ पर ब्रैकेट आपको मिल गए एक जैसे, तो √2x प्लस 5 आपने कॉमन पुनः ले लिया, x प्लस √2 बराबर पर 0 चल रहा है। बच्चों इन दोनों का गुणनफल 0 है, अर्थात ये 0 होगा एक बार या फिर ये 0 होगा। तो √2x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं, √2x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं। और देखिए √2x इज इक्वल टू -5, हमें x ज्ञात करना है, तो -5 अपॉन √2। दूसरा यहाँ पर देखिए गुणनखंड हमारा था x प्लस √2, उसको भी हम बराबर पर 0 रखते हैं और x बराबर कितना, -√2। ये बच्चों समीकरण के दो हल हमें प्राप्त हुए। और आप यहाँ पर ये अच्छी तरह से देख लीजिए, इन्हीं को हम समीकरण के मूल कहते हैं। अर्थात द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के दो मूल क्या होंगे, x बराबर -5 अपॉन √2 और x बराबर -√2। इन्हें समीकरण के मूल कहेंगे, ठीक है। तो समीकरण के मूल, समीकरण के मूल अर्थात हल जो हमें प्राप्त हुआ है, x बराबर -5 अपॉन √2 तथा x बराबर -√2। ये समीकरण के मूल प्राप्त हो गए। जिन्हें आपने हल कर कहा था, उन्हें अब नया नाम मूल से पुकारा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणनखंड विधि से समीकरण के हल अर्थात मूल ज्ञात करना अवश्य आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों देखिए, अब हम समीकरण का निरूपण करेंगे, समीकरण बनाएंगे इबारती प्रश्न से। दिया हुआ है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि वर्षों में दिया हुआ है। अतः
रोहन की मां की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि प्रश्न में दिया है 26 वर्ष बड़ी है उसकी मां। अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, बच्चों 3 वर्ष पश्चात सभी की आयु प्लस 3 हो जाएगी, अर्थात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए x प्लस 26 तो वो पहले से ही थी और प्लस 3 और हो जाएगा उनका भी, तो कुल मिलाकर के x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, x प्लस 29 वर्ष। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल, ध्यान दीजिए गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, अर्थात रोहन की आयु गुणा उनकी मां की आयु, ये बराबर 360। ब्रैकेट खोलते हैं, गुणा करते, दिखा समीकरण का रूप बनाते हैं, तो हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और यहाँ पर हम 360 को इस तरफ ले आए बेटा, तो कुल मिलाकर के देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ पर आपके पास बच रहा है 273 बराबर 0। ये बच्चों द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके आप हल करेंगे यहाँ पर, तो 273 के दो ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर, देखिए 273 एक्स स्क्वायर है, वही तरीका अपना 273 एक्स स्क्वायर के दो गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर इसको 273 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 3 से देखिए, उसके बाद में 7 से करेंगे तो बन जाएगा कुल मिला के इतना, तो 3 7 और 13, तो 13 और 3 को लीजिए जरा सा, तो ये हो जाएगा 39x माइनस, अब देखिए कितना 7x बच रहा है आपके पास में, और ये आपको, तो फिर से पुनः जोड़े बनाइए, तो दोनों में से देखिए x कॉमन लिया तो x प्लस 39 बच रहा है आपके पास में, और पुनः -7 कॉमन लिया तो x प्लस 39 बराबर 0। अब x प्लस 39 यहाँ पर कॉमन हो गया, देखिए x प्लस 39 और यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 39 बराबर 0 अर्थात x बराबर -39, और दूसरी बार x माइनस 7 बराबर 0 अर्थात x बराबर 7 वर्ष। 7 बच्चों, माइनस में वर्ष नहीं हो सकते, माइनस में आयु नहीं हो सकती। रोहन की वर्तमान आयु x मानी थी 7 वर्ष, प्लस में है यही होगी, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई बेटा, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष बराबर कितना आ गया, तो वर्तमान आयु किसके लिए कह रहा हूं, यहां पर रोहन के लिए कह रहा हूं, x बराबर 7 वर्ष, और रोहन की मां की वर्तमान आयु, देखिए यहां पर लिख देता हूं, रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26 अर्थात कितना था, x का मान 7 प्लस 26 बराबर 33 वर्ष। 33 वर्ष, ठीक है।
तो अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन 7 + 3 10 के हो जाएंगे और रोहन की माँ 33 + 3 36 की हो जाएंगी। दोनों का गुणनफल 360 होगा। बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास प्रश्न और है भारती, देखिएगा यहाँ पर। इससे पहले आपको हम जांच के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं। x = 5 तथा x = -2 समीकरण के मूल हैं, इसकी जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए वही बात, अगर मूल है तो उसमें रख के देखिए। तो x बराबर कितना 5 रखने पर समीकरण में बाएं पक्ष पे रख दीजिए। तो कितना 5² - 3 × 5 - 10। और देखिए यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है 25 - 25 = 0 प्राप्त हो रहा है। तो दाईं ओर की बात 0 आ जाती, अतः यह संतुष्ट करता है। अतः x = 5 समीकरण का मूल होगा। दूसरा भी देखिए, यहां पर x = -2 रखने पर -2 की घात 2 - 3 - 2 - 10 4 + 6 - 10 अर्थात ये आपको प्राप्त हो गया 0 पुनः। तो x = -2 रखने पे 0 प्राप्त होता है। अतः x = -2 भी एक मूल होगा, समीकरण का मूल। द्विघात समीकरण जो भी दिया है उसका मूल होगा। तो समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल x = 5 और x = -2 सत्य है। ये सत्यता की जांच हो गई बच्चों। इस प्रकार से आप मूलों की जांच कर सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं है। आगे चलते बच्चों, एक हमारे पास प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपके लिए। तो देखिए बच्चों, हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। बच्चों समकोण त्रिभुज ABC आपने ले लिया, B पर 90 डिग्री है, ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो माना आधार बराबर x, तो x सेंटीमीटर लीजिए क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में दिया है। तो ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? 7 कम इतना सेंटीमीटर। और कर्ण आपको दिया हुआ है, देखिए कितना 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। ये यहाँ पर x सेंटीमीटर और ये x - 7 सेंटीमीटर। बच्चों समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए AB² + BC² = AC²। मान रख दीजिए x - 7 की घात 2 + x² = 13 का स्क्वायर। और यहाँ पर x² - 14x + 49 + x² = 169। पक्षांतर कर लिया, 2x² देखिए यहाँ पर से दोनों मिल रहे हैं, -14x + 49 - 169 = 0। अर्थात 2x² - 14x - 120 = 0। 2 से विभाजित हो रहा है, कर दीजिए इसे, तो मिल जाएगा x² - 7x - 60 = 0। 60 के बच्चों 60 के 2 गुणनखंड यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहे हैं। देखिए 12x उसी प्रकार से जैसे गुणनखंड बताए थे और प्लस 5x। अब आपको यहाँ पर x कॉमन मिला, x - 12 प्लस 5 कॉमन मिला, x - 12। दोनों में देखिए x - 12 कॉमन है, x + 5। बच्चों x - 12 = 0 अर्थात x = 12।
सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर, और x माइनस देखिए 5, इसका एक गुणनखंड नहीं हो सकता क्योंकि गुणनखंड तो हुआ लेकिन यहाँ पर लंबाई माइनस में थोड़ी ना हो सकती, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो अन्य भुजाएं क्या हुई हमारे पास, देखिए अन्य दो भुजाएं, अन्य भुजाएं पूछी गई थी आपसे बच्चों। तो कितना है, एक यहाँ पर आधार x बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, और तथा ऊंचाई x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों आपने अन्य दो भुजाएं प्राप्त कर ली। आगे बच्चों इसी पर आधारित कुछ मैंने आप लोगों को गृह कार्य में सवाल दिए हैं। 3 सवाल है, पहले में जांच है, दूसरे में गुणनखंड विधि है और तीसरे में बनाइएगा इस तरह से द्विघात समीकरण। अवश्य कर लेंगे आप। आगे हम आपको अगली क्लास में समीकरण को हल करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना सिखाएंगे। बच्चों